तो 2 वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे पूरे फिजिक्स को, जितना भी फिजिक्स पूछा गया, और कम बेस लगता है कि फिजिक्स यहीं से पूछा जाएगा। चलिए, तो पहला सवाल है हम लोगों का फिजिक्स का कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, बताइए। कि जब गर्म करेंगे किसी अर्धचालक को तब इसका प्रतिरोध क्या होगा, बताइए। अच्छा, प्रतिरोध कहते किसको है, बताइए बताइए। प्रतिरोध किसको कहेंगे? देखिए, जब किसी भी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, किसी भी चालक तार में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो चालक तार का एक गुण होता है कि वो विद्युत धारा का विरोध करता है। विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है। यानी किसी चालक तार में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चालक तार का वह गुण जिसके कारण वह उस विद्युत धारा का क्या करे? विरोध करता है। तो यह विरोध करने का जो गुण है ना, यही गुण क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। जैसे कि आपको करंट सटाएंगे तो आप क्या बोलिएगा? सटाइए, क्या बोलिएगा? बढ़िया लग रहा है, सटाइए तनी, ऐसा बोलिएगा क्या? आप विरोध करिएगा ना, तो आपका जो ये विरोध करने वाला गुण हुआ ना, यही कहलाया प्रतिरोध। बस अंतर यही है कि आप विरोध कर रहे हैं तो आप मनुष्य हैं, लेकिन अगर चालक तार का वह गुण जिस गुण से वह विरोध करता है तो वह क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। आए समझ बात? तो कहता है आप जब ओम का नियम पढ़ते होंगे तब उसमें आप पढ़ते होंगे कि नियत ताप पर ताप क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, तब ओम का नियम फॉलो होता है। लेकिन यहाँ क्या करा? गर्म करने पर यानी ताप क्या हो गया? बढ़ गया। जब ताप बढ़ जाएगा तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध होगा वह क्या होगा, यह कहना चाह रहा है, बताइए। तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध होगा वह घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। अर्धचालक का घट जाता है। इस बात को याद रखना है कि जब गर्म करेंगे ना अर्धचालक को तब उसका प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। अब प्रतिरोध अगर घट जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिरोध घट जाएगा तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा? प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। यानी इसका मतलब उसमें जो ही प्रतिरोध घटेगा तो इसका मतलब उसमें विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होगा। यानी प्रतिरोध कम तो विद्युत धारा अधिक, अब विद्युत धारा कम तो प्रतिरोध अधिक। ऐसा समझे बात? तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। विद्युत धारा बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा। ऐसा समझे बात? इस तरह की बातें होती है। लेकिन ये दोनों जो बातें होती है ना, किस में होता है? अर्धचालक में। किस में होता है? अर्धचालक में। ऐसा समझे बात? लेकिन यही चालक की अगर बात होगी ना, चालक की बात, चालक किसको कहते हैं? जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जैसे कि आप में अगर करंट सटा देंगे तो बढ़िया से करंट लगा, थरथराइएगा, तो इसका मतलब आप क्या हो गए? आप क्या हो गए? सुचालक हो गए, चालक हो गए। लेकिन जिसमें करंट सटावेंगे वो थरथराए नहीं तो बुझ जाएंगे, क्या होगा? कुचालक होगा। जैसे कि बेंच है, लकड़ी है, तो इसमें अगर करंट सटेबो करेंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा क्या? तो ये सब क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा। लेकिन चालक की जो बात किए हम, कि चालक की बात, चालक में जब ताप बढ़ेगा ना तो उसमें प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अर्धचालक में क्या हुआ? ताप बढ़ा तो प्रतिरोध घट गया। लेकिन चालक में इसका उल्टा होता है। चालक में जो ही तापमान बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी वजह से पूछा, क्योंकि हम लोग प्रतिरोध याद कर लेते हैं कि प्रतिरोध चालक तार के लंबाई पर निर्भर करता है, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये याद कर लेते हैं। और ये भी याद कर लेते हैं कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है। समझ रहे हैं? लेकिन हम लोग अर्धचालक को नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन अर्धचालक में क्या होता है कि जो ही ताप बढ़ेगा यानी गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आए समझ बात है? चलिए देखिए, जहां डाउट होगा हम पूछना है। चलिए साहब, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं कि ताप बढ़ने पर
ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या? अभी आपको बोले थे ना कि जो ही प्रतिरोध घटेगा तो विद्युत धारा बढ़ेगा, बोले थे ना। तो विद्युत धारा का बढ़ने का मतलब उसकी चालकता क्या हो गई? बढ़ गई। आए समझ में बात? लेकिन जबकि प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है। आए समझ में? क्लियर बात है? ताप बढ़ा तो चालकता बढ़ा, प्रतिरोध घट गया। आए समझ में ना? क्लियर याद रखना। अब देखिए कुछ जो अर्धचालक है, कई बार पूछ देता है एग्जाम्पल में, निम्नलिखित में से क्या बोले? ये किसकी बात हो रही है? देखिए ना, हाँ, अर्धचालक की बात बोल रहे हैं कि ताप बढ़ने पर इसकी चालकता बढ़ती है। यही बात तो खुद हम भी बोल रहे हैं कि अर्धचालक का जो ही ताप बढ़ेगा तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल दे देता है कभी कभी कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक का उदाहरण है। तो दो चार हम लोग डाल दिए हैं, थोड़ा सा अर्धचालक अगर हो सकता है पूछने का तो यहाँ से पूछे। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, सल्फाइड, गैलेनियम, ये सभी किसका उदाहरण है? अर्धचालक का उदाहरण है। कई बार दे देता है सिंपल सा सवाल, ठीक है ना। क्या बोले? हाँ रुकिए ना 1 मिनट, यहाँ पर गड़बड़ है। ताप बढ़ने पर चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, जबकि इसकी चालकता क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, मिस्टेक है, जल्दीबाजी में, आपको पता ही है, शुरू से ही देख रहे हैं क्या क्या स्थिति होता है। चलिए क्या बोले? कैडमियम क्या नहीं है? अब देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए प्रतिरोध किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है ना, वो कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला बात जो निर्भर करता है वो निर्भर किस पर करता है? चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। अब देखिए जैसे कि ये चालक तार है, ये इतना बड़ा चालक तार ले लिए, तो इसमें मान लीजिए प्रतिरोध होगा। क्या होगा? प्रतिरोध देखिए क्या होता है? प्रतिरोध चालक तार में जो कण होगा, कोई भी चालक तार है या कोई भी चालक पदार्थ है, तो उसका जो कण होगा उसका कण ही ना विरोध करेगा। आ रहा समझ बात है? तो कण अगर विरोध करता है तो इसका मतलब तार जितना लंबा लेंगे तो इसके अंदर प्रतिरोध उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। तो इसका मतलब चालक तार की लंबाई बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। आ रहा समझ में? तो चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे। आप देखिए चालक तार हम इतना बढ़ा लिए तो इतना ही दूर ना प्रतिरोध था, और चालक तार का लंबाई बढ़ा दिए, तार ये तो गोले लिए, तो यहाँ का भी प्रतिरोध ना विरोध करेगा। इसका मतलब प्रतिरोध क्या हो गया? बढ़ गया। तो चालक तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। ऐसा समझ बात है? चलिए तार के क्षेत्रफल पर के अनुप्रस्थ काट भी शब्द जोड़ देता है कई बार कि तार के क्षेत्रफल पर, या बोल देगा तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर इसका क्या होता है? वो निर्भर करता है, और ये इसका क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे कि आप मान लीजिए तार ले लीजिए मोटा, तार ले लीजिए मोटा। अगर आप पाइप लेते हैं मोटा तो इसमें पानी अधिक बहेगा कि कम बहेगा? अधिक बहेगा ना। और पाइप लेंगे पतला, इसमें क्या होगा? कम बहेगा। तो इसमें अधिक अगर बहेगा तो अधिक कब बहेगा? जब प्रतिरोध कम होगा, रोकने वाला इसमें क्या होगा? कम होगा। आ रहा समझ बात है? उसी तरह से तार में कि जो ही मोटा लेंगे तो इसमें प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा, तो इसमें विद्युत धारा अधिक प्रवाहित हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तार का क्षेत्रफल होता है ना, वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट जितना मोटा होगा, और तार की मोटाई भी याद रखिएगा, यहाँ पर ये नहीं देकर के आपको दे देगा तार की मोटाई पर निर्भर करता है। तार जितना मोटा होगा उतना ही उसमें विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होगी, और प्रतिरोध उसका उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आ रहा समझ बात? देख रहे हैं ना कि मोटा पाइप लिए तो इसमें पानी क्या होगा? अधिक बहेगा। ठीक है, पतला पाइप लेंगे तो पानी क्या होगा? कम बहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोटा है तो विद्युत धारा अधिक, अब विद्युत धारा जो ही अधिक तो प्रतिरोध कम। याद रखिए हमेशा प्रतिरोध और विद्युत धारा एक दूसरे के अपोजिट होता है। विद्युत धारा बढ़ गया तो ऑटोमेटिक प्रतिरोध घट जाएगा, प्रतिरोध बढ़ गया तो ऑटोमेटिक विद्युत धारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा।
चलिए, यह पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब क्या कि कोई भी चालक तार किस पदार्थ से बना हुआ है, वो तांबा से बना है कि लोहा से बना है कि चांदी से बना है। आप पढ़ते हैं ना कि विद्युत धारा का सबसे अच्छा कुचालक कौन होता है, चांदी होता है, पढ़ते हैं ना, सॉरी सुचालक, सबसे अधिक जो सुचालक होता है कौन होता है, चांदी होता है विद्युत धारा का। उसके बाद मान लीजिए तांबा लोहा, अधिक क्यों बोलते हैं, तांबा से भी निकल रहा है विद्युत धारा, प्रवाहित हो रहा है, चांदी से भी हो रहा है, लेकिन चांदी से अधिक होता है। क्यों, इसलिए होता है क्योंकि ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो बना किस पदार्थ से, चालक तार है, इस पर निर्भर करता है। तो मान लीजिए अगर हम तार बना दें, तार अगर हम बना दें लकड़ी का, तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा क्या, नहीं होगा ना, तो प्रकृति पर निर्भर किया ना। तो इस प्रकार से तार बना दे केवल प्लास्टिक का, तो प्रवाहित होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत धारा जो है ना, विद्युत धारा और उसका प्रतिरोध दोनों निर्भर किस पर करता है, पदार्थ के प्रकृति पर। चलिए, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और ओम के नियम से आप एक फार्मूला जानते होंगे, V बराबर क्या होता है, IR, V बराबर IR, जहाँ V क्या होता है, विभवांतर होता है। विभवांतर किसको बोलते हैं, विभवांतर किसको बोलते हैं, बोलिए। चालक तार के दोनों सिरों के बीच का जो विभव होता है ना, तो विभव के अंतर को ही क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। और विभवांतर को हम लोग किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। और परिपथ में, यानी विद्युत परिपथ में जब भी हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं तो किस क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। किसमें, समांतर क्रम में लगाते हैं, इस बात को भी याद रखना है। चलिए, प्रतिरोध को परिपथ में, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, दोनों क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को हम बोले हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा जो जुटेगा वो जुटेगा समांतर क्रम में। आमीटर जिससे विद्युत धारा मापते हैं, आमीटर या ये मीटर बोलते हैं, उसको हमेशा परिपथ में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। लेकिन प्रतिरोध जो होता है ना, वो समांतर क्रम में भी जुटता है और श्रेणी क्रम में भी जुटता है, ठीक है ना। प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है R बराबर V बाय आई, R बराबर V बाय आई, इसी से निकला है। V बराबर IR जो है ना फॉर्मूला, ओम का जो नियम, इसी से निकला है ये फार्मूला, ठीक है ना। तो R बराबर कई बार हो सकता है कि आपको विभवांतर दे दे, विद्युत धारा दे दे, और बोल सकता है कि नॉमिकल बनाने के लिए कि इसका प्रतिरोध क्या होगा ये आप बताइए, ठीक है ना। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, V बराबर IR, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, ओम होता है। अब देखिएगा श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जैसे कि प्रतिरोध ये अगर हो गया, एक प्रतिरोध ले लिए, ये प्रतिरोध हो गया, और ये ले लिए हम दूसरा प्रतिरोध, और यहाँ से फिर तीसरा प्रतिरोध। तो जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर, देखिए ये पहला प्रतिरोध हुआ ना, इसका कौन सा छोर हुआ, दूसरा, और दूसरा प्रतिरोध का पहला छोर। अब फिर देखिए दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर और तीसरा प्रतिरोध के पहला छोर से अगर जोड़ेंगे ना, तो इस प्रकार से जो क्रम बनेगा ये क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम कहलाएगा, आया समझ बात। और समांतर क्रम किसको कहेंगे, जब सभी प्रतिरोध का एक छोर किसी एक बिंदु पर और सभी प्रतिरोध का दूसरा छोर किसी दूसरे बिंदु पर रहे, तो इस प्रकार का जो समूहन होगा क्या कहलाएगा, समांतर क्रम समूहन। आया समझ बात। श्रेणी क्रम जब समूहन हम बनाते हैं, जब इसको जोड़ते हैं, तब इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है RS, समतुल्य प्रतिरोध होता है क्या होता है, R1 जोड़ R2 जोड़ R3। जैसे कि मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो तीनों को श्रेणी क्रम में है ना, तो सीधा आराम से सबको जोड़ दीजिए, उसका समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। लेकिन यही समांतर क्रम की बात हो तब क्या होता है, 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3, यानी उल्टा करके हम लोग बट्टा में करके जोड़ देंगे, इसका समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में निकल जाएगा। देखिए ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है कि नॉमरिकल अगर दे दे, क्योंकि नॉमरिकल देखने के लिए मिला है,
तो मैं भी हो सकता है कि दे दे तो आप वहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इतना पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है सवाल हमारा फैराडे सिद्धांत। बताइए क्या है फैराडे सिद्धांत, क्या है? इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, या विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया हो, या फिर यह सार्वभौमिक स्थिरांक है? देखिए लॉजिकली समझिए, इसमें कोई भी बड़ा लॉजिक नहीं है। याद रखिए कि जो भी कांस्टेंट होता है, जो भी स्थिरांक होता है, वो सार्वभौमिक होता है, वो हर जगह प्रयोग होता है। समझ रहे? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक। आंसर क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक। चलिए अब फैराडे स्थिरांक क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर, फैराडे स्थिरांक का जो मान होता है ना, वो होता है 96,500 कूलम प्रति मोल। क्या होता है? 96,500 कूलम प्रति मोल। ये फैराडे स्थिरांक का ये नियत मान होता है, हर जगह यही मान प्रयोग होता है। चलिए एक मोल पर स्थित कुल, देखिए 2 बार लिखा गया, एक मोल पर स्थित कुल आवेश की जो मात्रा को क्या कहते हैं? फैराडे कहते हैं। मतलब एक मोल पर स्थित जो आवेश होता है, एक मोल। पदार्थ की मात्रा को किसे डिनोट करते हैं? पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल से। मोल से ना। तो एक मोल अगर लेंगे ना, तो एक मोल पर जितना आवेश होगा ना, आवेश की जो मात्रा होगी वही कहलाता है फैराडे स्थिरांक। क्या कहलाता है? फैराडे स्थिरांक, ठीक है ना। फैराडे स्थिरांक का जो प्रयोग होता है ना, प्रायः वो विद्युत अपघटन में किया जाता है। किस में किया जाता है? विद्युत अपघटन में किया जाता है। और विद्युत अपघटन का जो नियम है वो कौन दिया है? फैराडे दिया है। कौन दिया है? फैराडे दिया है, क्योंकि फैराडे स्थिरांक भी जो है ना, वो फैराडे ही निकाला था, ठीक है ना। चलिए इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, बहुआ वाला सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? और ये बीपीएससी का बड़ा फेवरेट दूरी का हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। और ये बीपीएससी का फेवरेट सवाल है। सही बात बता रहे हैं। इसलिए है कि हर साल कुछ नहीं उसको आता है तो जरूर रख देता है, उसको कुछ नहीं मिलता। यही पूछेगा कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। चाहे तो पूछेगा और चाहे तो पूछेगा, ओकरा ना मतलब फेरा लगल है कर देवे करेगा। समझ रहे? कई बार हम देखे कि ये डालता है। अब देखिएगा आगे जा करके भी, हम तो जो भी बीपीएससी का एग्जाम दिए हैं उसमें तो दिया है। चलिए देख लेते थोड़ा सा। प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है ना, देखिए जब भी बड़ा दूरी मापना होता है ना, तब हम लोग प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है ना, वो 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर का होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर होता है, ठीक है साहब। इस बात को याद रखेंगे। कई बार हो सकता है कि पूछ सकता है कि एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है क्या? दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है क्या होता है? पारसेक होता है। और एक पारसेक जो होता है ना, 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुना 10 पर पावर 16 मीटर के बराबर होता है। देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर, जबकि एक पारसेक पूछ देगा तो 3.26 प्रकाश वर्ष। तो बताइए पारसेक बड़ा मात्रक हुआ कि प्रकाश वर्ष बड़ा हुआ? पारसेक बड़ा हुआ, ठीक है ना। चलिए इतना पॉइंट्स हम लोगों को यहां से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो, देखिए टो लिखा गया, देख लीजिए जल्दीबाजी में ही होता है। क्या करिएगा, टाइम का अभाव, भर दिन क्लास का लोड और रात में जाकर के टाइप करना लिखना कर लीजिए थोड़ा सा। तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती या बदलता है? क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका, देखिए जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक इसका वेग बदल जाएगा।
इसका वेग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे कि आप टॉर्च जलाते हैं तो यहाँ पर खाली जगह है, तो जितना स्पीड में प्रकाश जाएगा, क्या आप पानी में जलाइएगा तो उतना ही स्पीड में जाएगा क्या? आप दीवार में जला दीजिए, जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो क्या करेगा, माध्यम पर निर्भर क्या कि नहीं, इस पर निर्भर कर रहा है ना, तो बदलता है। इसका मतलब क्या हुआ, माध्यम अगर चेंज होगा तो प्रकाश का वेग क्या होगा, बदलेगा। अब पूछ क्या रहा है, जो नहीं बदलता है उसको खोज रहा है। ये बेचारा बदलता है तो आंसर नहीं होगा हम अपना। चलिए, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य भी क्या होता है, बदलता है, ये भी बदलता है। आवृत्ति नहीं बदलती है। और अपवर्तनांक आपको पता ही बदलता है, अपवर्तनांक ये बदलता है। कैसे बदलता है आगे समझाते हैं। चलिए, ये बदलता है तो आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। चलिए, देखिए आंसर ये इसका क्या होता है, आवृत्ति होता है। माध्यम बदलने पर होता है। माध्यम बदलने पर आवृत्ति नहीं बदलती है। माध्यम चेंज कितनों कर लीजिए लेकिन आवृत्ति बदलने वाली नहीं होती है। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। विरल से सघन में, विरल मतलब समझते हैं, विरल मतलब क्या होता है कि वैसा माध्यम जिसका कण क्या हो, हटा हटा हो, हट्टल हट्टल रहे तो विरल, और सट्टल सट्टल रहे तो सघन। आया समझ में बात। तो इस बात को याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि दो चीज़ें हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हवा और एक लेते हैं पानी। बताइए कौन सघन कौन विरल? हवा हो जाएगा विरल, ये क्या हो जाएगा, विरल। और पानी क्या हो जाएगा, सघन। ठीक है ना। लेकिन अगर हम पानी और बर्फ का सिल्ली ले लें या कांच ले लें, मान लीजिए कांच ले लेते हैं, तब बताइए कौन सघन कौन विरल? पानी अब क्या हो गया, विरल, और ये क्या हो गया, सघन। तो इसका मतलब हुआ कि सघन और विरल ये माध्यम पर निर्भर करता है। जब दो माध्यम लेंगे तब पता चलेगा कि कौन सघन है कौन विरल है। तो आपको लिखा है कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे कि आप एक सिल्ली ले लीजिए, एक कांच ले लीजिए, ये कांच हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इस कांच में क्या होगा कि प्रकाश जब गुजरेगा, इस तरह से आया, इस तरह से आया, तो जब यहाँ आएगा ना तो इधर देखिए हवा है, इधर क्या है, हवा है, और ये क्या है, कांच है। अब जब आएगा ना तो इस तरह से प्रकाश मुड़ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक लंब खींच दीजिए, लंब खींच दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रकाश जो आया तो किधर मुड़ा, अभिलंब की ओर। ये हवा में है तो हवा का मतलब क्या हुआ, विरल, और कांच का मतलब क्या हुआ, सघन। तो बताइए कि हवा से यानी विरल से सघन में आया तो अभिलंब की ओर मुड़ा कि नहीं मुड़ा, मुड़ा ना। तो क्या बोलेंगे हम कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अब देखिए यहाँ कांच है, यहाँ क्या है, कांच है, और इधर क्या है, हवा है, इधर क्या है, हवा है। अब देखिए ये कांच से हवा में आवेगा तब कैसे भागेगा, ये ऐसे भागेगा, भागेगा ना। अब यहाँ पर एक अभिलंब आप खींच दीजिए तो देखिए अभिलंब से क्या हो गया, दूर हो गया। तो इसी बात को लिखे हैं कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब प्रकाश सघन से विरल की तरफ, देख रहे हैं, सघन से विरल की तरफ जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। क्लियर है बात। चलिए, तो हो सकता है कि डाल सकता है कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो क्या घटना घटित होती हैं, इस तरह से अभिलंब की दूर भागेगी, अभिलंब के नज़दीक आएगी, सीधी निकल जाएगी, इस तरह से ऑप्शन सेट करके आपको दे सकता है। चलिए, माध्यम बदलने पर प्रकाश का अपवर्तनांक भी क्या होता है, बदलता है। क्योंकि आप देखते हैं ना चांदी का पानी में क्या अपवर्तनांक है, बर्फ में कितना है, लोहा में क्या होता है, पारा में कितना अपवर्तनांक। इसका मतलब क्या हुआ, माध्यम बदल रहा था, अपवर्तनांक भी बदल रहा है। चलिए, प्रकाश हमेशा कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है। हम लोग आप लोग के जैसे टेढ़ बाकुड़ नहीं चलती है, समझ रहे हैं। चलिए, आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, हर्ट्ज होता है। इतना पॉइंट हम लोगों को यहाँ से ध्यान में रखना है प्रकाश से। बाकी चीज़ें
अब प्रकाश में और भी आगे सेट होगा, तो प्रकाश से एक सवाल 2 सवाल फिक्स ही होगा कि आएगा ही प्रकाश। प्रकाश से 2-3 सवाल बीपीएससी का फिक्स ही होता है, चाहे वो प्रकाश से घटना जो होता है ना, प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण, परावर्तन का उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विवर्तन का, प्रकीर्णन का, ये सारे हो, लेकिन पूछा जाएगा जरूर। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए, कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। बताइए क्या होगा आंसर। सही बात है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है ना, यह प्रकाश के वेग से चलता है। ये बात जानते हैं ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग हमेशा प्रकाश के वेग से चलता है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो ये प्रकाश का भी वेग है, याद रखिएगा। ये किसका वेग है, प्रकाश का भी वेग है निर्वात में, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, थोड़ा सा इसे जुड़ा हुआ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अब एक बात याद रखिए, तरंग से सवाल आता है। देखिए टॉपिक भी बता रहे हैं आपको कि अगर आपको बढ़िया करना है तो जो टॉपिक आपको बता रहे हैं ना, घर पे एक बार जा कर के जरूर इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। तो आप प्रकाश चैप्टर पढ़ के जाइए, तरंग चैप्टर जो वेव है इसको जरूर पढ़ के जाइए। चलिए तरंग देखिए, सबसे पहला नंबर 2 प्रकार का होता है। एक होता है यांत्रिक तरंग और एक होता है अयांत्रिक तरंग। तरंग 2 प्रकार का, एक यांत्रिक तरंग और एक अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। यांत्रिक तरंग को 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग और एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। समझ रहे हैं। देखिए यांत्रिक तरंग को वैसा तरंग जिसे माध्यम की आवश्यकता हो। देखिए आंतरिक तरंग किसको कहते हैं, कि वैसा तरंग जिसको माध्यम की आवश्यकता हो, मतलब चलने फिरने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए ना माध्यम चाहिए। माध्यम मतलब समझते हैं, आप पढ़ने आते हैं ना, तो कौन चीज़ आते हैं, साइकिल से आते होंगे या फिर बस से कोई आते हैं, कोई मान लीजिए और भी ई रिक्शा से आते हैं, तो आपका वो क्या हुआ, माध्यम हुआ। और जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन नहीं आइएगा, नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, कौन चीज़ जाएंगे, बहाना बना लीजिएगा। तो उसी तरह से तरंग जो होता है ना, यांत्रिक तरंग, उसको माध्यम की आवश्यकता होती है, उसको माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो ठोस माध्यम हो, द्रव माध्यम हो या गैस माध्यम हो, कोई भी माध्यम हो, लेकिन उसे माध्यम चाहिए। देखिए यांत्रिक और अयांत्रिक में ही अंतर है कि अयांत्रिक तरंग को माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि यांत्रिक जो तरंग होगा उसको माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंग को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। देखिए तरंग अभी यहीं पर खत्म हो जाएगा आपका। यांत्रिक तरंग को 2 भाग में बांटते हैं। यांत्रिक तरंग किसको बोलेंगे, जिसको माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जिस तरह से आप गाड़ी पे चढ़ के आते हैं, देखो गाड़ी चाहिए। गाड़ी का मतलब क्या, कोई भी ठोस द्रव गैस कोई भी माध्यम इसको चाहिए, ठीक है ना, इसका गाड़ी वही हुआ। यांत्रिक तरंग को 2 भाग में बांट दिया। अनुदैर्घ्य तरंग, जब तरंग की दिशा माध्यम के कणों के समानांतर हो तो वैसे तरंग को क्या बोलेंगे, अनुदैर्घ्य तरंग। मतलब तरंग जब भी चलता है ना माध्यम में, तो कंपन करते हुए चलता है। कैसे चलता है, कंपन करते हुए चलता है। तो जब जो तरंग ना उठेगा बजरेगा कम और आगे बढ़ेगा बेसी, ऐसे, तो इस तरह के तरंग को बोलेंगे हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग। देखते हैं, जब तरंग की दिशा माध्यम के कणों के समानांतर हो, यानी जिधर माध्यम का कण जाएगा ना, उधरे जाएगा तेजी में, उठेगा बजरेगा कम, मतलब कंपन करेगा कम, आ जाएगा तेजी में, तब वो कौन सी हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग। क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग। और जो तरंग ना आगे बढ़ेगा कम और उठेगा बजरेगा बेसी, ऐसे देख रहे हैं, तो ये कौन सा तरंग कहलाएगा, अनुप्रस्थ तरंग। तो उठे बजरे कम आगे बढ़े बेसी तो अनुदैर्घ्य तरंग, और जो आगे बढ़े कम और उठे बजरे बेसी तो कौन सा तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। आया समझ में ना। चलिए जैसे कि ध्वनि जो तरंग है, किस प्रकार का तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। कौन सा तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए तो पूछ दिया जाएगा कि ध्वनि किस प्रकार का तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि ध्वनि आगे बढ़ेगा बेसी और उठेगा बजरेगा कम, इसीलिए करके ध्वनि तेजी में आगे बढ़ जाता है। ऐसा नहीं बात। चलिए अनुदैर्घ्य तरंग का ध्रुवण नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब समझ में आया। अनुदैर्घ्य तरंग का ध्रुवण नहीं किया जा सकता है, मतलब आप अनुदैर्घ्य तरंग को चाहिएगा ना कि किसी एक ही बिंदु पर इसको रखे रहें, एकरा से बाहर नहीं जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
उसको आप ध्रुवन नहीं कर सकते। एक बिंदु पर आप सोचिएगा कि उसको बांध के रखे ना, वो आप नहीं कर सकते हैं। आप बोलिए, कुछ भी बोल रहे हैं ना, आप बोलिए कि नहीं इतने दूर जाएगा हमारा आवाज, बाहर नहीं जाएगा, इतने दूर जाओ ना ठोकेंगे अभी पकड़ के। बताइए इतना दूर से दूर नहीं जाएगा क्या? जाएगा ना। आप कितना प्रयास कर लीजिएगा कि मेरा आवाज़ केवल यहीं तक रहे, आपके हिसाब से वो रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो अनुदैर्घ्य तरंग होता है ना, इसका ध्रुवन नहीं होता। आप किसी एक बिंदु पर इसको ना जमा नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, क्लियर है ना। चलिए अब सेकंड चलाइए, कौन सा हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। जब तरंग की दिशा माध्यम के कणों के लंबवत हो, लंबवत मतलब बताए, उठेगा बजरेगा, यही हो गया लंबवत, ठीक है। समांतर हो गया सीधा। तो ये समझ में आ गया होगा अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। चलिए अब चलाइए अयांत्रिक तरंग, या इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। और अभी सवाल पूछा था यहीं से, विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होता है। चलिए चलिए, इस तरंग को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अभी आपको बताया कि आप रिक्शा से या किसी से आते हैं, और जब आपको नहीं मिलता तो आप नहीं आते हैं। और जो नहीं कौन आता जानते हैं? वो बहाना बनाने वाला। और जो बहाना नहीं बनाने वाला वो पैदलों चलाता है। तो इसका मतलब ये जो हो गया ना, जिसको माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं पड़े, तो उसको ठोस द्रव गैस कुछ मिले नहीं मिले कोई बहस नहीं है, चल देगा, तो वो जो कहलाएगा कौन सा तरंग? अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। आए समझ में? सभी विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है ना, ये फोटोन से बनी होती है। किससे बनी होती है? फोटोन से बनी होती है। इस लाइन को याद रखिएगा कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किससे बनी होती है? फोटोन से बनी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के कई भाग हैं, कई प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। और कई बार पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग हैं या कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इस तरह से सवाल। तो याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन सा हो सकता है। देखिए गामा किरणें, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्स किरणें, इसको भी माध्यम की कोई आवश्यकता है ही नहीं। एक्स किरणें, गामा किरणें। पारावैगनी किरणें, पारावैगनी किरणें, इसको भी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, रेडियो तरंग। देखिए ये सारे पढ़ाएंगे प्रकाश चैप्टर में ना, जब प्रकाश का सवाल आएगा तो सारे का ये बता देंगे हम क्या क्या कौन सा किरण कैसे जानते हैं किरण को। रेडियो तरंग किरण और विद्युत चुंबकीय तरंग का ये सारे क्या है? उदाहरण है। तो गामा किरणें, एक्स किरणें, इसके बाद परावैगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त किरणें और रेडियो तरंग, ये सारे जो है किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। किसका है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। और विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं या इसी को क्या बोलते हैं? अयांत्रिक तरंग, ठीक है ना साहब। चलिए विद्युत चुंबकीय तरंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है ना, वो 10 पर पावर -14 मीटर से लेकर के 10 पर पावर 14 मीटर तक। और ये सवाल आगे मिलेगा आपको, पूछा हुआ है ऐसा। विद्युत चुंबकीय तरंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है 10 पर पावर -14 मीटर से 10 पर पावर 14 मीटर, इसका तरंग दैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, ठीक है। चलिए अच्छा, तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। चलिए सही बात है। चलिए उसके बाद ये तो हम पढ़ लिए कि ये सारे चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग है। कई बार हो सकता है कि ये तो आप जान गए, जो नहीं है उसके बारे में नहीं जान रहे थे, आपको कैसे पता? उसको भी हम लोग लिख दिए हैं कि कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें। देखिए याद रखिएगा, कैथोड कैनाल, अल्फा बीटा, ठीक है ना। कैथोड किनाल, अल्फा बीटा, ध्वनि प्रासर्व, ध्वनि और प्रासर्व, ये सारे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आया समझ में? तो याद रखना है कैथोड कैनाल, उसके बाद अल्फा बीटा, ध्वनि प्रासर्व, ये सारे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्लियर है ना? क्या हुआ? क्या बोले? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ध्वनि बताया ना अनुदैर्घ्य तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग किस में आ गया? यांत्रिक तरंग में। चलिए क्लियर हो गया ना साहब? पहला व्यक्ति जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, आंसर क्या होगा? देख रहे हैं, था, है, देख रहे हैं, रात का कमाल है। चलिए कोई बात नहीं है, अपना सीख लेना है, और जिसको गलती ढूंढना है वो ढूंढते रहे, अपना सीख के निकल जाना है। चलिए
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। हम लोग टोटली जो फिजिक्स का टोटल पूछा गया 59वीं तक ये करवा देंगे। बायोलॉजी अधिक सवाल पूछा गया है, बायोलॉजी करवा देंगे, ठीक है ना, इतना तो जरूर करवा देंगे। क्या बोले? देखिए जो चीज़ कमेंट किए हैं वो करते जाएंगे, होते जाएगा, कमेंट आगे बढ़ाते जाएंगे, अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहेंगे। अभी से 9 दिन बचा है ना, तो लास्ट दिन तक यानी 10 तारीख तक जहाँ तक हो सकता है, जो भी चीज़ हो सकता है, चाहे बिहार करंट हो या जो भी हो, या वन रिपोर्ट हो, आर्थिक सर्वेक्षण हो, जो भी हो, हमसे जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक करेंगे। लेकिन आप लोग भी वहाँ तक जरूर करिए जहाँ तक आपसे संभव है। आप अपनी पूरी क्षमता को झोंक दीजिए, ठीक है ना? नहीं, चलिए आंसर जो हो जाएगा इसका नील आर्मस्ट्रांग। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ फैक्ट्स। अमेरिकी नागरिक नील आर्मस्ट्रांग जो था ना, ये 16 जुलाई 1969 ईस्वी को सर्वप्रथम जो है सो चंद्रमा पर कदम रखा था। और ये जो गया था ना, जिस अंतरिक्ष यान से, जिस जहाज से गया था, यान से गया था ना, उसका क्या नाम था? अपोलो 11। क्या नाम था? अपोलो 11 से ये उड़ान भरा था, ठीक है ना। चलिए प्रथम अंतरिक्ष यात्री, ये तो चांद की बात हुई, हो सकता है कि चांद के बारे में पूछा तो अंतरिक्ष के बारे में भी पूछ दे। तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो था, जो अंतरिक्ष गया था, वो कौन था? यूरी गैगरिन। कौन था? यूरी गैगरिन, या गागरिन कहीं लिखा मिलेगा। चलिए, और ये जो गया था ना जिस अंतरिक्ष यान से, उसका नाम था वास्टक 1। क्या नाम था इसका? वास्टक 1। और ये कब गया था? 1961 में। 1961 में। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, ये तो हो गया पुरुष, ये हो जाएगा महिला। महिला भी नहीं मानी, महिला देख रहे तुरंत 2 साल के बाद पहुंच गई, कैसे मान जाएगी? पीछे पीछे चल गई, पुरुष के पीछे पीछे। तो चलिए, तो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। और ये गई थी वास्टक 6 से। किसे? वास्टक 6 से। यहाँ देखिए वास्टक 1, ये लेकर गई वास्टक 6, एक ज़्यादा आधुनिक अंतरिक्ष यान लेकर के, है कि नहीं? चलिए, अब कब गई? 1963 में। अंतरिक्ष की बात हो रही है ना। चलिए, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में गए थे वो कौन थे? राकेश शर्मा थे। और ये रूस के सहयोग से सोयूज T11 अंतरिक्ष यान था, ये इसी से गए थे। कब गए थे? 1984 में गए थे, ठीक है साहब। हाँ ये 2 है, सॉरी 11 नहीं है, ये 2 है, ठीक है। बाकी आप मिसलेनियस में जाकर के आप देखिएगा कि प्रथम पुरुष और प्रथम महिलाएं जो दिया गया है, वहाँ से का सवाल आ सकता है, तो उसको जाकर के आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए साहब, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आंसर शहद हो जाएगा, सही बात है, आंसर हो जाएगा इसका शहद। अच्छा एक बात बताइए, कैसे हम पहचान लेंगे कि श्यानता अधिक होती है कम होती है? देखिए सीधा याद रखना है, जो बहेगा अधिक तो श्यानता कम, और जो बहेगा कम तो श्यानता अधिक। आया समझ में? बहेगा कम श्यानता अधिक, और बहेगा अधिक श्यानता कम। बताइए, खून को बहाएंगे, शहद को बहाएंगे, वायु को बहाएंगे, जल को बहाएंगे, सबसे कम क्या बहेगा? शहद। सबको बहा के देख लीजिए पहले, समझ रहे हैं? और जो कम बहेगा ना, उसका श्यानता क्या होगा? अधिक होगा। आए समझ में बात? क्लियर है ना? तो बहे अधिक तो श्यानता कम, और बहे कम तो श्यानता अधिक। शहद कम बहेगा। आए समझ में? क्लियर है ना? यहीं पर हम दे देते हैं कि कांच जोड़ देते हैं, तब क्या होता? आंसर कांच हो जाता। तो आंसर रटना नहीं है, समझिएगा तभी आप सही कर सकते हो सकता है ऑप्शन चेंज कर दे। आ समझे बात? इसीलिए करके ध्यान में रखना है कि बहे अधिक तो श्यानता कम, और बहे कम श्यानता अधिक, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा आप श्यानता से चीजें देख लेते हैं क्या है। चलिए देखिए, हम लोग को रटना अब थोड़े है, अब 10वां या 8वां परीक्षा थोड़े दे रहे हैं। श्यानता किसे कहते हैं? हाँ समझ रहे हैं? वैसा थोड़े, बस समझ लेना है, बस एग्जाम्पल बेस्ड होता है साइंस का सवाल।
और एग्जाम्पल बेस्ड ही पूछा जाएगा हर समय। तो बस उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमको क्या दिक्कत है, अपने ही भाषा में समझ लिए, बहे अधिक तो श्यानता कम और बहे कम तो श्यानता अधिक, तो दिक्कत क्या है, बस समझना है। चलिए श्यानता कहते हैं कि इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि तरल पदार्थ के बहने का विरोध करने की जो क्षमता होती है ना, इसी को क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। जब भी कोई पदार्थ बहता है ना तो वो भी बहना नहीं चाहता है, वो भी ना बहना नहीं चाहता, उसका जो कण होता है ना वो विरोध करता है कि नहीं बहेंगे, हम लोग जबरदस्ती बात है तो वो भी बहने से मना करता है कि हम नहीं बहेंगे, हम यहीं रहेंगे। आपको पता है ना कि न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है, प्रथम गति नियम कि कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु तब तक अपने उस अवस्था में रहना चाहता जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, यही बोलता है ना। तो आप मान लीजिए शहद रखल है, पानी रखल है, ब्लड रखल है, तो वो भी क्या चाहेगा, हम भी अस्थिर रहें। और जब उसको बहाइएगा तो उसका जो कण होता है ना वो विरोध करता है कि नहीं बहेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती उसको क्या देता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, घर्षण के कारण और भी वजह से वो बह जाता है, ठीक है ना। तो अगर जो अधिक बह जाए तो उसकी श्यानता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। श्यानता केवल यही समझिए कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो अपने बहाव का क्या करता है, विरोध करता है। श्यानता क्या होता है कि द्रव का वह गुण जिसके कारण वो अपने बहाव का विरोध करता है, वो बहना नहीं चाहता है, तो वही गुण क्या कहलाएगा, श्यानता कहलाता है। ऐसा समझ बात है। चलिए अब देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। पारा होगा। क्यों होगा पारा? हाँ पारा मरकरी। तो ये ऊष्मा का क्या होगा, ऊष्मा का लॉक कर दें इसको। चलिए पारा हो जाएगा, आंसर पारा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला चीज ये कि 100% पारा कुचालक नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। आप जो आंसर पारा किए हैं ना वो पारा ऑप्शन के हिसाब से हुआ, ठीक है, क्योंकि उसमें शीशा दिया हुआ था, जस्ता दिया हुआ था, तांबा दिया हुआ था, तो उसके बनिस्पत पारा जो है वह कुचालक है। लेकिन पारा 100% कुचालक नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। पारा अन्य सभी में जो ऑप्शन में दिया हुआ था सबसे अधिक क्या है, कुचालक है। अगर पारा 100% कुचालक होता तो हम थर्मामीटर में इसका प्रयोग कैसे करते, आए समझ बात। इसका मतलब है कि ऊष्मा का यह सुचालक है, लेकिन आप ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, देखिए सवाल को थोड़ा सा प्रकृति समझना पड़ेगा। निम्न में कौन सा, निम्न मतलब क्या हुआ, जो दिया गया है इसमें सोचिए, समझ रहे हैं। सवाल की प्रकृति को समझना कि जो देल है ना एकरा में सोचना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पारा एकदम में कुचालक हो गया, नहीं हुआ। अगर कुचालक ही हो जाता तो क्या हम इसको थर्मामीटर में पारा का प्रयोग करते क्या, तो फिर बुखार कैसे पता कर देता है ये, चलिए शीशा कर देता बुखार पता। हाँ चलिए देखिए, इसमें लेड भी कुचालक है परंतु पारा की अपेक्षा ये कम कुचालक है, ठीक है। जिंक भी कुचालक है लेकिन पारा की अपेक्षा ये कम कुचालक है, ठीक है ना। अभ्रक एक ऐसा पदार्थ है जो ऊष्मा का तो चालक है, ऊष्मा का तापमान का तो चालक है, लेकिन विद्युत का क्या है, ये कुचालक है। इसीलिए करके अभ्रक का जो प्रयोग होता है ना विद्युत क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। चलिए दाब का मात्रक क्या है, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा इनमें, कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा क्यों नहीं होता। चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर तो ये केजी वगैरह करके दिया हुआ था, अगर वैसा भी देता तो क्या होना चाहिए था, सो समझ लेते हैं। देखिए दाब का जो फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल का क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। तो चाहे तो न्यूटन प्रति मीटर, हाँ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में।
चलिए अब देखिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसी को क्या बोलते हैं हम लोग पास्कल बोलते हैं। और क्योंकि ये दिया हुआ था किस में, केजी में दिया हुआ था, केजी में भी होता तो मीटर केजी प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होना चाहिए था, तब हो पाता ना, नहीं तो कैसे होगा। क्योंकि आप न्यूटन को जैसे बल है ना, बल को तोड़िएगा फिर एम ए करिएगा, जो ही एम ए करिए तो केजी हो जाएगा। जैसे कि बल को एम ए करते हैं, एम ए बटे क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो एम का क्या होता केजी और ए का क्या होता त्वरण है ना, तो त्वरण को फिर तोड़िए, ए बराबर क्या होता है v माइनस यू बटे टी होता है ना। या फिर इसको सीधा क्या लिख दें, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख दें, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया सेकंड, अब बटे है मीटर स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर, तो एगो मीटर कट गया ना, तो एगो बचेगा मीटर, तो केजी, ये भी चल जाएगा ऊपर में माइनस, और सेकेंड है बट्टा में पहले से ही, तो ये भी हो जाएगा -2, तो क्या होता केजी मीटर -1 और सेकेंड -2, ये होता अगर उस फॉर्म में भी होता तो दाब का, ठीक है ना। चलिए एक बार जो होता है ना, देखिए बार भी जो है ना, बार से क्या मापते हैं, पास्कल मापते हैं, बार से क्या मापा जाता है, हाँ दाब मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब, ठीक है ना। तो एक बार जो होता है 10 पर पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, एक बार बराबर 10 पर पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। और दाब जो है एक प्रकार का कैसा है, अदिश राशि है। दाब कैसा है, अदिश राशि, अदिश राशि और सदिश राशि। अच्छा एक अगला सवाल है, बता देते हैं, उसमें कर देंगे हम लोग। चलिए वायुमंडलीय दाब को किसे मापते हैं, बैरोमीटर से। किसे मापते हैं, बैरोमीटर से। सभी दरों का क्वथनांक बढ़ने पर दाब क्या जाता है, बढ़ जाता है। जब किसी दरों का क्वथनांक बढ़ाएंगे ना, तो दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्वथनांक जो होता है दाब के समानुपाती होता है। कैसा होता है, क्वथनांक के समानुपाती दाब होता है, ठीक है ना। जल की गहराई में जाने पर दाब क्या जाता है, घट जाता है। क्वथनांक बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ जाएगा, लेकिन जल की गहराई में नहीं, जल के अंदर जाएंगे तो दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे कि आप किसी बाल्टी में लोटा को डुबाइएगा ना, तो ऊपर में जब लोटा रहेगा तो आप प्रेशर डालिए, देखिए दाब क्या होता है, अधिक लगता है। और जब वही लोटा अंदर चल जाएगा तो दाब क्या जाता है, आप देखिएगा लोटा भारी लगेगा ही ना, पानी भरा भी रहेगा ना। आप गंगा जी में कभी गए हैं तो वहाँ पर जब बोतल में गंगा जल भरते होंगे, तो जब भर जाता होगा ना, पानी के अंदर रहता होगा, तो आपको भारी नहीं लगता होगा। एक तो उत्प्लावन बन रहा है, और दूसरा नंबर दाब क्या हो गया, कम हो गया। और जब बाहर निकलेगा तो आपको भारी बुझाने लगेगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें। अगला देखिएगा कि पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब मतलब समझते हैं, वायुमंडल में जो हवा का मात्रा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। तो मान लीजिए कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज़ें हैं, वो क्या चाहता है, नीचे रहना। तो जब नीचे में ही हवा नीचे में रहेगा, ऊपर जाएंगे तो हवा क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर में दबाव क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब वायुमंडलीय दाब ऊपर में जाने के बाद क्या होगा, कम होता है। जिसके कारण वायुयान में बैठे जो यात्री होता है ना, उसका फाउंटेन पेन का जो स्याही होता है वो रिसने लगता है। पहाड़ों पर खाना बनाना जो कठिन होता है, क्यों होता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहाँ कम हो जाता है, जिसके कारण खाना सही से पक नहीं पाता है, ठीक है साहब। चलिए पहाड़ों पर खाना बनाने में जो कठिनाई होती है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण होती है। बैरोमीटर का जो पाठ्यांक, बैरोमीटर की चर्चा आई है ना, तो बैरोमीटर से क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है, अगर बैरोमीटर धीरे धीरे नीचे गिरेगा ना, धीरे धीरे नीचे आएगा, तब बुझाएगा कौन सी होगा, वर्षा होगा, समझ रहे ना। और जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंधी आएगा। अचानक क्या आता है, अचानक आंधी ना आता है। तो अचानक अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाए तो समझ जाएंगे क्या आएगा, आंधी आएगा। और धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा आएगा, और धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम क्या होगा, साफ होगा। तो याद रखना है कि धीरे धीरे नीचे आवे तो वर्षा होगा, एकाएक अगर नीचे आ जाए आंधी आवेगा, और धीरे धीरे ऊपर जाए तो मौसम साफ होगा। चलिए बैरोमीटर का जो आविष्कार किया था वो कौन किया था,
ई टॉर्सेली। कौन क्या था? ई टॉर्सेली। और ये कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। और ये 1644 ईस्वी में ये बैरोमीटर का आविष्कार किया था, जिससे हम लोग वायुमंडलीय दाब मापते हैं। ठीक है ना। बाकी पास्कल की बात आई थी, थोड़ा सा देख लेते हैं कि पास्कल का जो दाब द्रव सिद्धांत है, पास्कल का जो दाब द्रव सिद्धांत है, उसी सिद्धांत पर हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करता है, जिसको पास्कल का सिद्धांत भी बोलते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सारे जो कार्य करता है किस पर करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। और पास्कल का जो सिद्धांत था वो दाब द्रव का सिद्धांत था। ठीक है ना। चलिए, द्रव का जो दाब होता है, जो लिक्विड होता है ना, उसका दाब जो होता है ना, उसके घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अगर अधिक रहेगा तो दाब क्या होगा? अधिक होगा। घनत्व कम रहेगा तो दाब कम होगा। घनत्व बढ़ने पर दाब, द्रव का दाब क्या होता है? बढ़ता है। घनत्व बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता है। अब देखिए घनत्व की बात जैसे आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक डब्बा ले लीजिए, उस डब्बा में आप पानी डालिए और उसी डब्बा में आप फिर घी डालिए, गाढ़ा कौन अधिक होगा? घी अधिक होगा। तो आप जो डब्बा है प्लास्टिक का, उसके दीवार पर, प्लास्टिक के दीवार पर पानी अधिक दबाव लगाएगा कि घी अधिक लगाएगा? तो इसका मतलब घी जो आप देख रहे हैं कि जो गाढ़ा है, तो इसका मतलब उसका घनत्व क्या होगा? और इसका मतलब है वो दबाव क्या हो जाएगा? अधिक लगाएगा। क्लियर है। चलिए, स्थिर द्रव के भीतर सभी बिंदुओं पर दाब प्रत्येक दिशा में क्या होता है? बराबर होता है। मान लीजिए इस गिलास में पानी रख देते हैं, ठीक है ना, और ये पानी अस्थिर है, एकदम शांत है, हिलाएंगे नहीं, हिलाएंगे तभी नियम नहीं काम करेगा। समझे? हिलाना नहीं है, बिना हिले रखना है। ठीक है ना। तो स्थिर द्रव के भीतर सभी बिंदुओं पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर लगता है। जैसे इस पर पानी, यहाँ पर पानी रख दिए इसमें, अब ये पानी जब रख दिए तो पानी का कण जो यहाँ होगा, इस पर बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ये बात अलग है कि इसके पास शक्ति ना है कि गिलास को तोड़ दें, लेकिन बल तो लगाएगा ना कि काहे हमरा रख ले है, पानी दो हमको, बोलेगा ना। ये भी इधर लगाएगा, लगाएगा ना। लेकिन जब द्रव स्थिर रहेगा ना, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर, ये जो गिलास है ना, इसके सब बिंदु पर ये भी जल उतने बल लगाएगा, ये भी उतने लगाएगा। मान लीजिए 5 न्यूटन की बल लगा रहा है, तो ये भी 5 न्यूटन, हर जगह यहाँ भी 5 न्यूटन का, हर जगह बराबर ही लगेगा। ये नहीं कि यहाँ 5 न्यूटन का लगाएगा, ये जोर से मार के तोड़ देगा गिलास, सो थोड़े होगा, ऐसा होगा? नहीं होगा ना। हर जगह क्या लगाएगा? बराबर लगाएगा। तो इसी बात को ये कह रहा है कि द्रव जब स्थिर हो ना, तो जिस वस्तु में रखा जाता है, जिस बर्तन में रखा जाता है, उस बर्तन के प्रत्येक बिंदु पर वो बराबर दाब लगाता है। ऐसा समझ बात है। चलिए देखिए, टॉपिक लगेगा हल्का, सवाल भी आएगा हल्के टॉपिक से, लेकिन हल्के में हम लोग क्या जाते हैं? औलबला जाते हैं कि नहीं। इसीलिए करके थोड़ा सा बारीकी से समझना है। चलिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 8 मिनट। एकदम गड़बड़ है, आंसर ये हो जाएगा इसका। तो आंसर ये होगा इसका। हाँ, तो क्या बोले, अगर हम देते हैं इस तरह से तो बोलते हैं कि सर आप फंसाने का काम करते हैं। देख लीजिए। हाँ, तो ये नहीं रहता तब ना, ये तो है ना। चलिए, तो चलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। लूसेंट में आपको लिखा मिलेगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ठीक है साहब। लेकिन जो भी ऑथेंटिक बुक है वो सारे बुकों में आपको मिलेगा 8 मिनट 20 सेकेंड, मतलब 19 सेकेंड कुछ है। तो मोटा मोटी आप मान सकते हैं कि 8 मिनट 20 सेकेंड, और आयोग भी यही आंसर किया है। चलिए, सूर्य का जो व्यास होता है ना, क्योंकि सूर्य की बात किया, थोड़ा सा सूर्य के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सूर्य का चर्चा किया है। तो सूर्य का जो व्यास होता है लगभग कितना होता है? पृथ्वी से 109 गुना पृथ्वी से क्या होता है? बड़ा होता है। लगभग पृथ्वी से सूर्य जो है ना 109 गुना बड़ा है। समझ सकते हैं, 109 गुना बड़ा है पृथ्वी से। चलिए, और इसका जो व्यास है ना सूर्य का, वह 13,92,000 है इसका व्यास। और इसका त्रिज्या आधा कर दीजिए, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? बोले, ये व्यास हुआ ना, तो कितना? लगभग 7 लाख किलोमीटर के आसपास। और पृथ्वी का है ना
6400 किलोमीटर है। समझ रहे हैं, 6400 किलोमीटर है। तो समझ सकते हैं कि कितना अधिक बड़ा है पृथ्वी से। पृथ्वी पर सूर्य का जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश का 2 अरबवां भाग पड़ता है। मतलब जितना प्रकाश का भाग है ना, जितना प्रकाश चमकता है, जितना उसमें तेज है, ऊर्जा है, उतनी ऊर्जा से पृथ्वी पर प्रकाश नहीं आती है। उसका 2 अरबवां भाग, समझ रहे बात को, उसका 2 अरबवां भाग आ पाता है। हाँ, 2 ही भाग आ पाता है, और नहीं तो चल आएगा ना अधो छिधो। समझ रहे हैं, तो हम लोग तो ऐसे भफाए जाएंगे, है कि नहीं? हाँ, चिकन के जैसे हम लोग सीज जाएंगे। चलिए चलिए, अब देखिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश या उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उच्च ताप को जब भी मापेंगे तो किससे मापेंगे? किस यंत्र से? पायरोमीटर से। थर्मामीटर ले जा करके बोलिएगा सूर्य तो तरफ बुखार नापते कितना तो गर्म है, तो थर्मामीटर वहाँ चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो उसके लिए एक बड़ा सा यंत्र का प्रयोग करते हैं इसके उच्च ताप को मापने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? पायरोमीटर। क्या बोलते हैं? सूर्य का तापमान ही नहीं, सूर्य के प्रकाश का तापमान ही नहीं, बल्कि कोई भी उच्च ताप हो। जैसे कि आप जानते हैं कि लोहा पिघलता है, तो लोहा क्या साधारण तापमान पे पिघल पाएगा क्या? नहीं ना। तो जब उस लोहा को पिघलाने के लिए हम बोलते हैं कि 1900 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान गर्म करते हैं तो पिघलता है। तो 1900 डिग्री सेंटीग्रेड नापने के लिए ये थर्मामीटर ले जाएंगे, बढ़िया बुझाएगा आपको, बताइए, पिघल जाएगा वो प्ले। समझ रहे हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? पायरोमीटर से मापा जाता है। चलिए, सूर्य के केंद्रीय भाग, सूर्य के केंद्रीय भाग का जो तापमान होता है ना, 1.5 गुना 10 पर पावर 7 डिग्री सी होता है, सेल्सियस होता है। केंद्र का मतलब ये हुआ, केंद्रीय भाग का मतलब हुआ ये अंदर वाला, ठीक है ना। आपको लेटो होगा जाने में, आ रहा समझ बात? केंद्रीय भाग का तापमान 1.5 गुना 10 पर पावर 7 होता है। और जो बाहरी भाग होता है ना, बाहरी भाग का मतलब ये बाहर वाला, इसका जो तापमान होता है कितना होता है? 6000 डिग्री सी होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सी बाहरी भाग का। आ रहा समझ बात है ना। चलिए, सूर्य एक गैसीय गोला है, इसमें हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? 71%, और हीलियम कितना है? 26.5%। और याद रखिए कि सूर्य में जो प्रकाश होता है ना, वो नाभिकीय संलयन के कारण होता है। किसके कारण होता है? नाभिकीय संलयन के कारण होता है। और हाइड्रोजन जो है ना, वो हीलियम में बदलता है। किस में बदलता है? हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। 4 गो हाइड्रोजन मिल जाता है, 4 गो हाइड्रोजन मिल जाता है और 1 गो हीलियम बनाता है। क्या बनता है? 1 गो हीलियम। 4 गो हाइड्रोजन मिला तो 1 गो क्या बनाया? हीलियम बना। तो जिस दिन ये हाइड्रोजन सब बदल जाएगा ना हीलियम में, उसके बाद सूर्य रोशनी नहीं देवेगा। समझ रहे हैं? सूर्य रोशनी नहीं देवेगा। तो 4 हाइड्रोजन मिलके 1 गो हीलियम बना रहा है, और ये कहलाता है नाभिकीय संलयन। क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन। आया समझ में? जब 2 गो कण मिल जाए ना एक साथ, इसको क्या बोलते हैं? संलयन। तो यहाँ देखिए क्या मिल रहा है? 4 गो ना मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? नाभिकीय संलयन कहलाएगा। आया समझ में बात है? चलिए, सूर्य में प्रकाश नाभिकीय संलयन के कारण होता है, यही बातें अभी बोले हैं। चलिए, इतना बातें हम लोगों को सूर्य से याद रखना है, थोड़ा और याद रखना है। चलिए, ठीक है ना। चलिए, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत जो दिया था कोपरनिकस, जो कहाँ का रहने वाला था? पोलैंड का रहने वाला था। क्लियर है ना कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, इसका मतलब समझ में आया? जो कोपरनिकस जो था ना, ये बोला कि देखो भैया, पूरा ब्रह्मांड का जो केंद्र है ना, वो सूर्य है। सूर्य बीच में है, बाकी पूरा ब्रह्मांड इसके चारों तरफ घिरा हुआ है। मतलब ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो कौन है? सूर्य है। तो इसी को बोला गया सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। क्या बोला गया? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। देखिए स्पष्ट है नाम से, सूर्य और केंद्रीय मतलब बीच में। सूर्य बीच में है, केंद्र में है, तो इसको बोला गया सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। और ये कौन दिया? कोपरनिकस। कोपरनिकस कहाँ का था? पोलैंड का था। लेकिन इससे पहले एक और साइंटिस्ट था, वो था क्लॉडियस टॉलेमी। ये बोला गलत बात बोल रहा है, भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया। कौन दिया? भूकेंद्रीय सिद्धांत। ये बोला कि नहीं, झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, सूर्य केंद्र में है। केंद्र में तो भू है, मतलब पृथ्वी केंद्र में है। समझ रहे? तो सवाल आएगा कि भूकेंद्रीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो टॉलेमी के द्वारा, ये मिस्र का रहने वाला था। और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा, कोपरनिकस के द्वारा। ठीक है ना, इस बात को। चलिए, क्लॉडियस टॉलेमी। ना चलिए, ग्रहों के गति नियम का जो प्रतिपादन किया वो कौन किया?
केपलर किया। मतलब केपलर ही पहले बताया कि जितना ग्रह है ना एक वृत्ताकार कक्षा में ना खूब घूम रहा है। समझ रहे, ये बात कौन बताया? केपलर बताया। कौन बताया? केपलर। और ग्रहों के गति का नियम भी कौन दिया? केपलर दिया। और समझ में बात है ना। चलिए, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम जो मापा था, मतलब प्रकाश जो जाता है ना 3.10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड से, ये बात सबसे पहले जो बताया ना वो कौन बताया जानते हैं? ये रोमर। कौन बताया? रोमर। याद रखिएगा, ठीक है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम यही ज्ञात किया था। चलिए, अब पूछा था कि सूर्य का प्रकाश कितना मिनट में पहुंचता है, तो हो सकता है कि पूछ दे कि चंद्रमा का प्रकाश कितने मिनट में पहुंचता है। तो याद रखना है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 1.28 सेकेंड का समय लेता है। 1.28 सेकेंड का समय लेता है। क्लियर है ना। चलिए, सूर्य का जो उम्र है ना कितना वर्ष का है? 5 बिलियन वर्ष का। और भविष्य में जो ये रोशनी देते रहेगा, वो देते रहेगा 10⁻11 वर्ष तक ये ऊर्जा देते रहेगा। इसका मतलब है कि 10⁻11 वर्ष के बाद सारा हाइड्रोजन हीलियम में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्लियर है ना। चलिए साहब, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? आंसर क्या आ जाएगा? देखिए, कौन सा अदिश राशि है? देखिए, अदिश और सदिश किसको कहेंगे? देखिए, अदिश, अ मतलब नहीं, अदिश मतलब दिशा, मतलब जिसको बतलाने के लिए, जिसको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़े, उसको बोलेंगे अदिश। और सदिश, सदिश मतलब दिशा के साथ, जिसको दर्शाने के लिए, व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत पड़े, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सदिश बोलेंगे। जैसे कि किलोग्राम, द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होगा? सदिश या अदिश? द्रव्यमान, द्रव्यमान लिखा गया, बोलिए क्या होगा? ये होगा अदिश। क्या होगा? द्रव्यमान। देखिए, द्रव्यमान को किस में मापते हैं? केजी में मापते हैं ना। तो कैसे जानेंगे कि सदिश है अदिश है? मान लीजिए कि आप गए 2 केजी दुकान चावल खरीदने के लिए, आप कहिएगा कि 2 केजी चावल हमको तनी पूरब की तरफ दीजिए। बताइए, 2 केजी चावल पूरब की तरफ बोलेगा, बोलेगा अगर दिमाग लगता फिर गया। समझ रहे। तो बताइए, आप चावल खरीदने गए तो इसका मतलब क्या होगा? द्रव्यमान हुआ ना केजी में। तो आपको वहाँ दिशा बोलने की जरूरत है नहीं है ना। आप जो ही बोलिएगा कि 2 केजी चावल दक्षिण की तरफ दीजिए, आपको ना जुतिया देगा कि माथा घसक गया इसका। समझ रहे। तो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ा नहीं पड़ा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अदिश हुआ। जहां आपको लगे कि दिशा बोलना जरूरी है तो वहां होगा सदिश, और जहां लगे जरूरी नहीं है वहां क्या होगा? अब जाइएगा दूध लाने के लिए सेंटर पे, दूध सेंटर पे, और उसको बोलिएगा कि 3 लीटर दूध उत्तर की तरफ दीजिए हमको। तो समझ, बढ़िया बुझा रहा है? बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है ना। तो इसका मतलब आयतन क्या हुआ? समझ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें समझना है। चलिए, आयतन तब क्या हो गया बताइए? लीटर, लीटर क्या हुआ? लीटर में कौन सी आयतन हुआ ना। दूध को अगर लीटर में माप रहे हो आयतन हुआ, तो इसका मतलब आयतन हो गया तो अदिश हो गया। समझ रहे। कभी आपने बोलते हैं कि 2 लीटर दूध या 2 केजी तेल हमको पूरा पश्चिम की तरफ दीजिए, बोलते हैं? नहीं ना। अच्छा, 2 केजी तेल हमको बायां की तरफ दीजिए, दायां तरफ दीजिए, ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते ना। तो लॉजिकली याद रखिए, अपने शब्द जो ही लगाइएगा ना आपको याद रहेगा, फिर रटना नहीं पड़ेगा। क्या बोले? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा, नहीं इसका हो जाएगा दाब। इसका आंसर हो जाएगा दाब। चलिए, देखिए, बल, जब बल कैसे होगा? जैसे कि आप बल लगा रहे हैं तो आपको बोलेंगे कि इस बेंच पर थोड़ा बल लगाइए, थोड़ा सा बल लगाइए। इसका मतलब क्या हुआ? आपको बताएंगे ना, थोड़ा आगे की तरफ बल लगाइए, थोड़ा खिसकाइए। या गाड़ी को बोलेंगे धक्का, धक्का देना क्या? धक्का एक बल है। बोलेंगे कि धक्का दीजिए थोड़ा गाड़ी को, तो आप क्या करिएगा? धक्का आगे देना है, दे दीजिएगा पीछा। आपको बताना पड़ेगा ना, तभी पीछे से धक्का दीजिए, है कि नहीं? आगे तो आपको बोले खाली धक्का दीजिए, जन्ने नहीं जाना उधर उल्टा ले, खत बेतने उल्टा देते हैं, है? देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? दाब। अदिश राशि कौन कौन सा है? कुछ एग्जाम्पल हम दे दिए। हो सकता है कि इसी तरह का दूसरा चीज पूछे। चाल, चाल क्या होता है? अदिश होता है। चाल में भी आप नहीं बोल सकते हैं कि जो आप क्या कहते हैं, पूरब की चाल चलिए, पश्चिम की चाल चलिए, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोलिएगा ना। चलिए, दूरी। देखिए, दूरी क्या होता है? दूरी, एक दूरी किस कहते हैं? किसको? ये पहले बताइए हमको, दूरी किसको कहते हैं? 2 निश्चित स्थानों के बीच की जो लंबाई होती है वो क्या कहलाती है? इसका मतलब दूरी क्या हुआ? लंबाई हुआ। लंबाई हुआ ना। तो अगर हम लंबाई में पूरा पश्चिम लगा दें तो ये बढ़िया फिट बैठेगा क्या? बताइए। फिट बैठेगा?
2 मीटर लंबाई पूरब की तरफ, 2 मीटर लंबा पूरब की तरफ बैठेगा। ठीक बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा ना। ऐसा जमीन भी मापने में क्या होता होगा कि इसका लंबा इतना है, चौड़ा इतना है, ये बोलते हैं। 2 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है, इतने बोलते हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि दिशा इसका ऐसे, जमीन ऐसे है, तो जमीन बोलते हैं। ठीक है, हाँ, जमीन के बारे में बोलते हैं कि पूरब पश्चिम है, उत्तर दक्षिण है। ये थोड़े बोलते हैं कि 2 मीटर लंबा पूरब की तरफ है, 4 मीटर चौड़ा पश्चिम की तरफ है। ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना। चलिए, द्रव्यमान, द्रव्यमान के बारे में अभी बताइए दिए कि 2 kg चावल पश्चिम की तरफ दीजिए। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। चलिए, आयतन, 3 लीटर दूध दही पौरने के लिए उत्तर की तरफ दीजिए हमको। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। चलिए, समय, समय 12:06 पूरब की तरफ हुआ है। बढ़िया बुझा रहा है क्या? है नहीं बुझा रहा है ना। जो देखिए शब्द लगा कर दिशा लगा दीजिए, उसमें आपको अजीब लगेगा, समझ जाइए वो हदीस है। सीधी रटना की जरूरत नहीं है, दिशा लगा दीजिए, आपको अजीब लगेगा, सीधा हदीस है। चलिए, ताप, तापमान, मान लीजिए इसको बुखार लगा हुआ है, 104 डिग्री बुखार पूरब की तरफ है। बढ़िया बुझा रहा है? हाँ, नहीं है ना। तो इस तरह की चीज़ें एकदम लॉजिकली याद रखिए। कार्य, विद्युत धारा, दाब, घनत्व, ये सब क्या हो गया? अदिश राशि। वेग, ये हो जाएगा सदिश राशि। वेग क्या हो जाएगा? सदिश राशि। जैसे कि आप बल, बल क्या हो जाएगा? सदिश। संवेग क्या हो जाएगा? सदिश। त्वरण क्या हो जाएगा? सदिश। विस्थापन सदिश। कोणीय वेग सदिश। चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये सारे क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा, सॉरी सदिश हो जाएगा। सारे क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। चलिए, ये सारे चीज को याद कर लीजिएगा। हो सकता है सदिश सदिश आवे, तो हमको नहीं लगता कि इसे बाहर पूछेगा। चलिए, निम्नलिखित में देखिए, कम से कम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक अगर टच करे तो बाहर नहीं जाएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? क्या होता है? पक्का ना? पक्का। चलिए, विकृति, पता नहीं है तो नहीं होगा। विकृति क्या हो जाएगा? विकृति हो जाएगा। विकृति किसको कहते हैं बताइए? विकृति किसको कहते हैं? सबसे अलग दिखा। देखिए, जब किसी भी वस्तु को ना उसके आकार में अस्थायी परिवर्तन आ जाए तब वही कहलाता है विकृति। क्या कहलाता है? विकृति। आप माथा में रबर लगाते हैं ना और खींच देते हैं, समझ रहे हैं? और जब खींचते हैं बाल में लगाते तो फैलल रहता है, फिर खोलते तो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? रबर का गुण हुआ फैलना और सिकुड़ना। तो बताइए, रबर का जो आकार बढ़ा उसमें उसका जो रियल उसमें का जो साइज है, नॉर्मली जो उसका साइज है, उसको आप बिगाड़ दिए कि नहीं बिगाड़ दिए? जब नॉर्मली जो साइज हो वो बिगड़ जाए तो वही हुआ विकृति। आए समझ में? नॉर्मली साइज जिसका बिगड़ जाए वही क्या हुआ? विकृति हुआ। आए समझ में? किसी के लंबाई में अगर परिवर्तन आ जाए, उसके आकार में परिवर्तन आ जाए और फिर जब उसको उस पर बल हटा ले तो फिर क्या हो जाए? अपने अवस्था में आ जाए तो क्या कहलाएगा? विकृति कहलाएगा। जैसे स्प्रिंग को खींच के रखते हैं, उसको बिगाड़ दिए कि नहीं उसके आकार को, अब फिर छोड़ देते तो क्या हो जाता है? अपने साइज में आ जाता है। वही क्या हो गया? विकृति। आए समझ में? तो विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सो देखिए, देखिए विकृति का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है जानते हैं? लंबाई में परिवर्तन, हाँ, लंबाई में परिवर्तन। जैसे रबर खींचे तो उसका लंबाई क्या हो गया? बढ़ गया। अब फिर छोड़े, लंबाई क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई, मूल लंबाई। तो लंबाई को मापेंगे किस में? मीटर में। और ये भी किस में होगा? मीटर में। तो मीटर मीटर गया, तेल लेने क्या हो गया? इसका मात्रक होगा? नहीं होगा ना। तो विकृति की मात्रक नहीं होती है। आए समझ बात है? चलिए, जैसे कि देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि आप एक रबर खरीदे माथा में लगाने के लिए, वो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और उसको खींच के बना दिए हम 10 सेंटीमीटर का, समझ रहे? तो बताइए, ये तो कट जाएगा, 2 तो हो ही जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गया? कट गया। इसका कोई मात्रक बचा क्या? इसका मतलब है कि इसका कोई मात्रक नहीं होती है। चलिए, चलिए, विकृति, विकृति अपवर्तनांक, दूरी प्रवणता, घर्षण गुणांक, आपेक्षिक घनत्व, ये सब का न मात्रक होता है न बीमा होता है।
इस सब का ना मात्रक होता है ना बीमा होता है। तो याद रखिएगा, विकृति, अपवर्तनांक, दूरी प्रवणता, घर्षण गुणांक, अपेक्षित घनत्व, ये सारे का ना मात्रक होता है ना बीमा होता है। मात्रक होगा तभी तो बीमा होगा, बीमा होगा तभी तो मात्रक होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए प्रतिबल दिया हुआ था, प्रतिबल का होता है कि नहीं होता, सो देखिए प्रतिबल, प्रतिबल का फॉर्मूला था बल बटे क्षेत्रफल, तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर। और प्रतिबल जो है ना एक तरह से बल हुआ, दाब हुआ, क्या हुआ, ये दाब हुआ, प्रतिबल जो हुआ दाब हुआ। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि बल का होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक ऑप्शन में आपको दिया हुआ था बल, बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा केजी, और त्वरण का क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। टाइपिंग मिस्टेक है, ये सब करने में बड़ा टाइम लगता है, कभी किए नहीं है ना तो बहुत टाइम लगता है। चलिए दाब, दाब का जो मात्रक होता है, दाब का फॉर्मूला बल बटे क्षेत्रफल, और इसका भी न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसमें भी। चलिए इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा विकृति, विकृति जो होता है, विकृति डेल्टा एल है, ये डेल्टा एल होता, डेल्टा यहाँ होता, लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई, अभी बताए थे, ठीक है ना, यही इसका फॉर्मूला होता है। और लंबाई मीटर में, और ये भी मीटर में, मीटर मीटर कट जाएगा तो इसका कोई मात्रक ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब मात्रक की बात आई, कुछ मात्रक हम लोग देख लेते हैं जहाँ से पूछा जाएगा, हो सकता है, ठीक है ना। तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, अब यही पूछे थे ना हम लोग। चलिए उसके बाद ज्योति फ्लक्स का क्या होता है, ल्यूमेन, क्या होता है, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। देखिए पूछने वाला मात्रक यही सब है, याद रखिए, अगर मात्रक उठाएगा तो यही से उठाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, ठीक है ना। और विद्युत प्रेरक का हेनरी, विद्युत प्रेरक का हेनरी। चलिए कुछ और मात्रक है, इसको देख लेते हैं। विद्युत धारिता का क्या हो जाएगा, फैराडे, विद्युत धारिता का फैराडे। कार और ऊर्जा का सबको पता है जूल। उष्मा का केल्विन, उष्मा का केल्विन, इसमें भी फंसाता है, सेंटीग्रेड दे देगा, फॉरेन हाइट दे देगा कि एसआई मात्रक क्या था, याद रखिएगा एसआई मात्रक इसका केल्विन ही होता है, ठीक है ना, केल्विन ही होता है। चलिए ज्योति तीव्रता, इसका क्या होता है, कैंडला। विद्युत शक्ति, इसका क्या होता है, वाट। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट, विभवांतर का वोल्ट, सब लोग ये जानते होंगे। विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर। आवेश का कूलम्ब, श्यानता का पॉइजली, अभी लिखाए थे, और आवृत्ति का हर्ट्ज। ये सब बात जानते ही होंगे, लेकिन रिवीजन करना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग कई बार ऐसा होता है ना, जो चीज़ आता है ना उसी को गलती करते हैं। और जिस दिन जिस एग्जाम में जो चीज़ आ रहा है और वो गलती करके आइएगा ना, तो उसी दिन सोच लीजिए हम रिजल्ट से बाहर हैं। एक बात याद रखिए, ठीक है, आते हुए गलत हो गया ना तो फिर समझिए आप रिजल्ट से बाहर हैं। चलिए प्रतिदीप्त घनत्व, इसका क्या होता है, लेक्स, क्या होता है, लेक्स होता है। चलिए चलिए माइक्रोमीटर, ये लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई का छोटा मात्रक है माइक्रोमीटर, ठीक है ना। ये जो होता है 10⁻⁻6 मीटर, ये लंबाई का मात्रक है, 10⁻⁻6 मीटर। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम आपको बताया कि इसका था तरंग दैर्घ्य का, और तरंग दैर्घ्य भी की लंबाई होती है, ये भी लंबाई का ही मात्रक होता है। तो 10⁻⁻10 मीटर होता है ये, इसको ध्यान, 10-10 नहीं समझिएगा, 10⁻10 समझिएगा। एक्चुअली था कि इसको करने में बड़ा मेहनत है, समझे ना, तो हम सोचे कि पहले टाइप कर लेते हैं, लास्ट में इसको ना ऊपर चढ़ा देंगे, ठीक है, लेकिन मिस्टेक हो गया, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है। चलिए तरंग दैर्घ्य आप समझ रहे हैं ना, बस इसको समझना 10⁻6 और इसको समझना 10⁻6 और -10, ठीक है, ये तरंग दैर्घ्य का है। और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए बैरल, बैरल जो होता है, एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है, यह द्रव्यमान का मात्रक है, ठीक है ना। जैसे कि पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल, जब पेट्रोल हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर पेट्रोल दीजिए, और लेकिन जो पेट्रोल पंप वाला खरीदता होगा तो ये क्या बोलता होगा, या फिर पेट्रोल पंप का बात छोड़ दीजिए, भारत सरकार जब खरीदती होगी
कंपनी जब खरीदती होगी तो ये लीटर में बात करता होगा, नहीं ना। तो ये बड़ा मात्रक बैरल का बात करता है। किसका बात है? बैरल का। और एक बैरल बराबर कितना होता है? 159 लीटर। आए समझ में? चलिए, उसके बाद डॉब्सन। डॉब्सन आपको पता ही है किसका है? ओजन परत की माप। कि ओजन परत जो है उसको मापने के लिए हम डॉब्सन का प्रयोग करते हैं। क्यूसेक। क्यूसेक जल का प्रवाह। जल जब बहता है तो कितना पानी गया, कितना पानी को हम रोके हैं, ये जानकारी कब किससे पता चलती है? क्यूसेक किसे। चलिए, तीव्र चाल। तीव्र चाल जैसे कि वायुयान वगैरह है, उसमें अगर हम मीटर लगा देंगे मोटरसाइकिल वाला तो कैसा बुझाएगा? एक के बार घूम जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए करके इसको मापने के लिए ना, इसको मापने के लिए क्या करते हैं हम लोग? मैक संख्या का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? मैक संख्या का प्रयोग करते हैं। और मैक संख्या का जो प्रयोग होता है ना, तीव्र चाल को किससे मापते हैं? मैक संख्या में। तीव्र चाल को मैक संख्या में। और ये जो मापा जाता है वायुयान और लड़ाकू विमान की जो गति होती है ना, वो किससे मापी जाती है? मैक संख्या से। गति को मापा जाता है मैक संख्या से, ठीक है ना। और ये पूछेगा कि वायुयान की ऊंचाई किससे मापते हैं? वायुयान की क्या कहते हैं? ऊंचाई किससे मापते हैं? अल्टीमीटर। किससे? अल्टीमीटर से। ठीक है, हम बताए हैं कि वायुयान कहाँ उड़ता है? ऊपर। और जब नीचे से देखते हैं उल्टा दिखाई पड़ता है ना, तो याद रखना उल्टा दिखाई पड़ता है तो अल्टीमीटर। उल्टा अल्टीमीटर, ठीक है ना। चलिए, लॉजिकली याद रखना है। चलिए, समुद्री जहाज की गति। समुद्री जहाज की गति किससे मापते हैं? नॉटिकल मील में। नॉटिकल मील किसमें? नॉटिकल मील में। और एक नॉटिकल मील या समुद्री मील जो होता है 1.852 मीटर के बराबर होता है। इतना पॉइंट हम लोगों को याद रखना है यहाँ से साहब, ठीक है ना, मात्रक वगैरह से। चलिए, वायु में ध्वनि तरंग होती हैं। अभी तुरंत बोले हैं, क्या होगा? अनुदैर्घ्य तरंग। और ध्वनि का ध्रुवन कभी भी नहीं होता है। इसका मतलब ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग और यानी आंतरिक तरंग, यही ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? अनुदैर्घ्य तरंग। चलिए देखिए, एक ही सेट में 2 सवाल तरंग से पूछ दिया है, देख रहे हैं ना। तो इसलिए करके तरंग जरूर करके जाइए, ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। चलिए चलिए, ध्वनि यांत्रिक तरंग है। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की क्या होगी? आवश्यकता होगी। क्योंकि हम पहले ही बताए यांत्रिक तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है और अयांत्रिक तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ध्वनि है यांत्रिक तरंग, तो इसको माध्यम की आवश्यकता होगी ही होगी। चलिए, ध्वनि तरंग का ध्रुवन नहीं किया जा सकता, ये आपको पता ही है। ध्वनि तरंग को मुख्यतः कितने भागों में बांटते हैं हम लोग? 3 भाग में बांटते हैं। अपश्रव तरंग, श्रव तरंग और प्राश्रव तरंग, ठीक है ना। तो कभी कभी हो सकता है कि आपको इंग्लिश में दे दे, इसी वजह से, क्योंकि पूछा गया है। अपश्रव नहीं दे करके इंफ्रासोनिक वेव दे दिया, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपको डाल दे। तो अपश्रव तरंग, इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है ना, वैसा तरंग जिसका जो आवृत्ति ना 20 हर्ट्ज से कम होगा, 20 हर्ट्ज से कम होगा, तब वो कहलाएगा अपश्रव तरंग। और हमारा कान ऐसा आवाज सुन नहीं सकता है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। अपश्रव तरंग का मतलब वैसा श्रव, वैसा ध्वनि जिसको हम सुन नहीं सकते हैं और उसकी जो आवृत्ति होती है ना 20 हर्ट्ज से कम होती है। इसी बात को याद रखिएगा, पूछ देगा। अपश्रव तरंग की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, इस तरह से आपको दे देगा। तो आपको याद रखना है अपश्रव 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है ना। श्रव 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, और प्राश्रव 20,000 से अधिक, ठीक है ना। तो श्रव तरंग जो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 तक, और यही कान हमारा सुन पाता है। अगर इससे कम हो जाए 20 हर्ट्ज से, फिर भी नहीं सुन पाएंगे, और इससे अधिक हो जाए फिर भी नहीं सुन पाएंगे। तो हमारा जो श्रव शक्ति है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक है, और यही ध्वनि जो है हमारे कान को सुनाई पड़ता है। प्राश्रव तरंग, प्राश्रव तरंग जो है ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली होती है। और प्राश्रव तरंग जो है ना, ये मनुष्य नहीं सुन पाता है, और इसको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सारे जानवर, गाय वगैरह नहीं सब सुन लेता है। आप देखिए, जब भूकंप आता है ना, तो भूकंप आने से पहले ही ना ये सारे जानवर को पता हो जाता है। इसे देखते हैं ना, भूकंप आने से पहले गाय को देखिएगा एकदम रस्सी उसी तोड़ने लगती है, समझ रहे हैं। जानवर को पता चल जाता है, क्योंकि ये प्राश्रव तरंग को भी सुन सकता है, प्राश्रव ध्वनि को भी सुन सकता है, इसी वजह से। और हम लोगों को बाद में पता चलता है, समझ रहे हैं। इस बात को याद रखना है। चलिए,
ये बातें हो गया। चलिए कौन सा, अच्छा हाँ, प्राश्रव तरंग का उपयोग किस किस में करते हैं। देखिए प्राश्रव तरंग का जो प्रयोग होता है ना, संकेत भेजने में होता है, सूचनाएं भेजने में होता है। दूसरी बात है, कीमती कपड़े, वायुयान एवं घड़ियों के पुर्जे को साफ करने में प्राश्रव तरंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए कीमती कपड़े, आपको पता है ना, मोदी जी का एक सूट जो था ना 17 करोड़ का था, पता है आपको? मोदी जी का एगो सूट जो था 17 करोड़ का था। वो 17 करोड़ का अगर सूट महिला लोग को साफ करने रगड़ के ना 1600 लायक रहने नहीं देगी। आया समझ बात, आया समझ बात। तो जो भी महंगा कपड़ा होता है ना, महंगा कपड़ा जो होता है, घर में कपड़ा की बात छोड़ दीजिए, जब छोटा होता होंगे और मम्मी जब नहाती होगी ना, रगड़ के लाल ही करके छोड़ती है जब तक चमड़ा नहीं उखड़ जाएगा, समझ रहे। तो 17 करोड़ का कपड़ा रहेगा और उसको आप लतिया साफ करिएगा, वो अच्छा बुझावेगा? तो ऐसे कपड़ों को साफ करने के लिए ना तरंग दिया जाता है उस पर, समझ रहे हैं? इस तरह से जैसे ऐसे फैला दिया कपड़ा को, समझ रहे हैं, और इस पर तरंग दे दिया गया। और तरंग जो ही दिया ना, तो उसके अंदर में ये प्राश्रव तरंग क्या होता है कि एकदम बारीकी कण में घुस जाता है और वहाँ से ना मैल को निकाल देता है, जो भी कण उन रहता है ना उसको निकाल देता है, फिर वो कपड़ा साफ हो जाता है। आए समझ में? तो उस प्राश्रव तरंग का प्रयोग किस में होता है? कीमती कपड़ा को साफ करने में। आए समझ में? और वायुयान एवं घड़ियों के पुर्जे को साफ करने में, जैसे कि घड़ी वगैरह। घड़ी हमारा वाला घड़ी नहीं, ये काहे देख रहे हैं, ये तो 100 रुपये घड़ी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे। वो भी टाइम सही नहीं दे रहा, इसका बैटरी खराब हो गया, समझ रहे। कल शाम में इसका बैटरी खराब हो गया और रोज सोचते हैं कि बदलेंगे, बदल नहीं पा रहे हैं। तो ये घड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप बताइए, हम तो पढ़ रहे हैं 100 रुपया घड़ी ना, मेरा ही घड़ी है 100 रुपया का, 100 रुपया बोला था, सिम दिया था। तो ये खराब भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, साफ करे नहीं करे खराब हो जाएगा बदल देंगे। लेकिन बताइए कि अंबानी अडानी और हमारे साहब जो है ये 100 रुपया पहनेंगे? नहीं पहनेंगे ना। अब मान लीजिए कि 10 लाख का घड़ी पहन लिए, 5 लाख का घड़ी पहन लिए और वो साफ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और इतना महंगा घड़ी जल्दी खराब हो जाए तो सबको बुरा लगता है ना। पैसा के सबके पास हो, सबके पास पैसा, कितनों पैसा हो जाए, लेकिन वो खर्च करना नहीं चाहता है तो फिर खराब हो जाएगा जल्दी। तो ऐसे घड़ी को साफ करने के लिए ना ये प्राश्रव तरंग दिया जाता है, समझ? तरंग दे देगा, जितना भी डस्ट उस्ट अंदर में होगा सब बाहर निकल एकदम चकाचक फिर से, समझ रहे। इसीलिए करके देखिएगा कि नेता लीडर बड़ा बड़ा होगा ना, देखिए लगेगा कि सब कुछ नए पहनता है, रोज नए पहन रहा है, लगता है ना कि रोज लगता नहीं सिलवाता है क्या, लेकिन नहीं, उसका जो कपड़ा साफ करने का प्रोसीजर और घड़ी उड़ी साफ करने का जो प्रोसीजर, प्राश्रव तरंग। ऐसा समझे बात है। चलिए, मस्तिष्क में ट्यूमर, मस्तिष्क में ट्यूमर पता लगाने के लिए इस तरह के तरंगों का प्रयोग होता है, प्राश्रव तरंगों का। और इसके साथ साथ समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? प्राश्रव तरंग का। आप जानते हैं कि समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? किस यंत्र से? फाइदोमीटर से। किसे मापते हैं? फाइदोमीटर। तो फाइदोमीटर जो होता है ना, फाइदोमीटर, इसमें ना प्राश्रव तरंग उत्पन्न होता है, समझे ना। और यही प्राश्रव तरंग से ही बता देता है कि समुद्र की गहराई कितनी है। आए समझ में चीजें? चलिए, अगला है कि 50 डिग्री सी का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है? बताइए, इसको तो बनाना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहला नंबर इसका फॉर्मूला देख लीजिए कि फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? आंसर तो इसका हो जाता है 50 डिग्री का, 50 डिग्री का मान 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सो देखिएगा। इसका फॉर्मूला याद रखना है, C/100 बराबर F माइनस 32/180। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आप सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, आपको दिया हुआ था कितना? 50 C दिया हुआ था ना, तो C के जगह पर लिखेंगे 50, नीचे हम देवेंगे 100 बराबर F निकालना ही है माइनस 32/180। 0 0 से गया तेल लेने, 5 दूनी 10, इकट जाएगा 90, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? 90 बराबर F माइनस 32। अब 32 को लेकर चलावेंगे इधर, कितना हो गया? 122 बराबर F, यानी F का मान कितना हो गया?
तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा साहब, तभी होगा ना। चलिए ये थोड़ा सा चार्ट दे दिए हैं कि अगर बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट मतलब समझते हैं क्वथनांक, और फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक, ठीक है ना। तो ये मतलब बर्फ कितना पर जमेगा और पानी उबलेगा कितना पर, सीधा समझिए। तो सेंटीग्रेड में जो होगा 100 डिग्री पर पानी क्या हो जाता है, उबल जाता है, और 0 डिग्री पे जम जाता है। लेकिन यही बात करेंगे फ़ारेनहाइट में तो 212 पे, और जमेगा 32 पर, 32 फ़ारेनहाइट पर। केल्विन में बात करेंगे 373 पर उबलेगा पानी और 273 पर जमेगा, ठीक है। इस बार और इसी तरह से क्या बोले, हाँ स्पेस कम हो पाया, सही से सेटिंग नहीं हो पाया, ठीक है ना। ये भी तापमापी है, आर और आर है ना, ये भी इसमें मापा जाता है। हाँ केल्विन, ये केल्विन वाला ये है, हाँ ये होगा इसका 80 और 0, और ये हो जाएगा आर एन का जो हो जाएगा 672 और 492, ठीक है। ये देखिए स्केल है, इसके बारे में पढ़ाने के लिए एक चैप्टर लेना पड़ेगा कि किस तरह से कितना भाग में, ये जैसे कितना भाग में बटा होता है, फ़ारेनहाइट कितना भाग में, केल्विन कितना भाग में, ये सारे आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से। तभी अभी बस इतना याद रखिए कि किस तरह से इसको फ़ारेनहाइट और केल्विन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए फ़ारेनहाइट तापमान मापने का क्या है, ये पैमाना है। इस पैमाने के अनुसार पानी का जो समान दाब पर 32 फ़ारेनहाइट पर क्या हो जाता है, ये जम जाता है, और 212 डिग्री पर फ़ारेनहाइट पर क्या हो जाता है, ये उबल जाता है। थर्मामीटर इसी पैमाने का प्रयोग करता है, या प्रयोग इसी थर्मामीटर में आप किस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं। चलिए इस पैमाने का नाम भौतिक शास्त्री डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट के नाम पर पड़ा। यही थर्मामीटर का खोज किया था, जिसके कारण इसी के नाम पे पड़ा। बाकी वही चीज़ें दिया हुआ कि सेल्सियस में हिमांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यही सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ, ठीक है ना। तो इस बात को देख लीजिएगा। बाकी आप देख लीजिए कि सेल्सियस और केल्विन में क्या ये है, ठीक है ना, संबंध है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी क्योंकि फार्मूला हम तो आपको बता ही दिए हैं। चलिए हर्ज में नापा जाता है, क्या हो जाएगा, आवृत्ति। देख लिए आवृत्ति से क्या सवाल था, देख लिए ना। चलिए आवृत्ति हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब क्योंकि ये मापने की बात की है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, आवृत्ति मापा जाता है, तो क्योंकि हम मात्रक वहाँ पर तो बता ही दिए सबका, ठीक है। तो कुछ यंत्र हम लोग लिख दिए हैं कि किस यंत्र से क्या मापा जाता है। अच्छा इसका आंसर तो केवल आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग मात्रक के बारे में बता ही दिए हैं। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, क्या हो जाएगा, आमीटर। क्या हो जाएगा, आमीटर। आंसर इसका हो जाएगा आमीटर। बीपीएससी का सवाल है साहब। चलिए अब वोल्ट मीटर से विभवांतर, क्या मापता है, विभवांतर। और पोटेंशियोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, यंत्र का नाम पूछ रहा है ना, तो आमीटर होगा ना। चलिए अब पोटेंशियोमीटर का विभव, सही बात है। चलिए अगला देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आमीटर। आमीटर को बताए थे कि हमेशा किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को हमेशा किस में, समांतर क्रम में, जबकि प्रतिरोध को समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों में जोड़ सकते हैं। चलिए इससे जुड़ा हुआ कुछ जो है यंत्र उपकरण, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पायरोमीटर, इसके बारे में बोले थे, इसका क्या मापते हैं, उच्च ताप, ठीक है ना। उसके बाद एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से वायु की गति, हवा जो हम लोग बोलते हैं इतना 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा स्पीड चल रही है, तो क्या करता है, हवा में मीटर लगा देते क्या, हाँ तुम तनी मीटर ले लो तो गति नापेंगे, ऐसा थोड़े है। तो इसको किससे मापते हैं, एनीमोमीटर से। आया समझ में, किस में मापते हैं, एनीमोमीटर से। फाइदोमीटर से आपको पता ही है, समुद्र की गहराई को किससे मापते हैं, फाइदोमीटर से। माइनोमीटर से गैस का दाब, क्या मापते हैं, माइनोमीटर से गैस का दाब मापते हैं। लक्समीटर से क्या मापते हैं, प्रकाश की तीव्रता को। टाइकोमीटर से वायुयान की गति,
टैकोमीटर से वायुयान की गति कि कितना स्पीड में जा रहा है। और ये जो है ना टैकोमीटर, इसमें मैक संख्या होता है, जो मैक संख्या बताए थे ना, इसमें 1-2 किलोमीटर नहीं होता कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर, उसमें मैक संख्या होता है, ठीक है ना। चलिए, तो पाँच मैक संख्या से अगर कम होगा तो ये कहलाएगा कौन सा, सुपरसोनिक वेग, और 5 मैक संख्या से अधिक होगा तो कहलाएगा हाइपरसोनिक वेग, ठीक है ना। चलिए, अल्टीमीटर, अल्टीमीटर किसका होता है, वायुयान की ऊंचाई। आपको बताए कि जहाज को नीचे से देखेंगे ना ऊपर कैसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा, तो याद रखना है। और ऊंचाई पर है इसलिए उल्टा दिख रहा है ना, तो याद रखिएगा कि ऊंचाई में उल्टा दिखता है अल्टीमीटर, ठीक है ना। चलिए, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर वाहन की गति, गाड़ी वगैरह में, बाइक वगैरह में जो लगल रहता है ना, वो सब क्या होता है, स्पीडोमीटर। अच्छा, हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, सापेक्षिक घनत्व मांगते हैं। और हाइग्रो, देखिए हाइड्रो और हाइग्रो ये हर बार पूछा जाता है कहीं ना कहीं, और ये दोनों कंफ्यूज करता है, इसीलिए पूछा जाता है। इसीलिए करके याद रखिए, हाइड्रो सापेक्षता, देखिए हाइड्रो में ना, हाइड्रो जब बोलिएगा ना आप, तो यहाँ पर ड्रो, डी का उच्चारण हो रहा है, और घनत्व का इंग्लिश क्या होता है, डेंसिटी। ये भी किससे शुरू हो रहा है, डी से शुरू हो रहा है। तो इस लॉजिक को याद करके आप इस गलती करने से बच सकते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रो में डी आ रहा है, डी से होता है डेंसिटी, इस लॉजिक को याद रखिएगा। फिर हाइग्रोमीटर ऑटोमेटिक आप मार दीजिएगा वायु की आर्द्रता में, बस एक याद रखना है यहाँ से। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर से जलयान में जो समय की माप होती है ना, वो किससे करते हैं, क्रोनोमीटर से। मतलब जो हम लोग घड़ी यूज करते हैं नॉर्मली, वो घड़ी जलयान के अंदर, पानी के अंदर नहीं चलेगा, इसीलिए करके वहाँ पर जो एक विशेष घड़ी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्रोनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोनोमीटर। चलिए, ग्रेविमीटर, ग्रेविमीटर पानी की सतह पर तेल की माप। जैसे कि पानी की सतह, पानी है, अब मान लीजिए कि समुद्र से निकलता है पेट्रोल डीजल, ठीक है ना, और बह करके पानी के ऊपर चला है, तो कितना पेट्रोल डीजल उसके ऊपर में है, कैसे पता चलेगा। तो उसको मापने के लिए ना क्या करेंगे, मतलब लोटा ले लेकर निकाल के नापेंगे नहीं ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसे ग्रेविमीटर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ग्रेविमीटर का, ठीक है ना। चलिए, चलिए कार्डियोग्राफ, इससे किसे, हृदय की गति, जिसको बोलते हैं ईसीजी। और ये 64वीं बीपीएससी में पूछा गया, हम गड़बड़ करके आए थे, 64वीं में हम ही गड़बड़ करके आए थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये हमको पूछा था कि मस्तिष्क की गति मापी जाती है, नहीं ईईजी से मापी जाती है, दिया होता ईईजी से, दिया था 64वीं में, ईईजी से मापी जाती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ ईजी का होता है, ठीक है ना। तो यही दिया था, ईजी से मापी जाती है। हम देखे नहीं ईसीजी, क्यों तो पढ़ लिए थे जीवन में, समझ रहे, फटाक से मार दिए एकदम से, कौन सा, हृदय की गति, एकदम मार दिए। और बाद में पूरा गदगद थे, ये तो गलती हो ही नहीं सकता है। बाद में जब आयु दिया ना आंसर शीट मिलाया था, तो ये कैसे गड़बड़ हुआ, तब पता चला इसका आंसर क्या होता है, मस्तिष्क की गति होता, ठीक है ना। तो ईजी से ना, ईईजी से मस्तिष्क का, और ईसीजी से किससे, हृदय की गति। और हृदय का धड़कन पूछेगा तब स्टेथोस्कोप से, स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि, धड़कन या ध्वनि, ठीक है ना। चलिए, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ सूर्य की फोटोग्राफी। जैसे कि सूर्य को फोटो खींचना है, तो अभी का अपना वाला जो DSLR लग जाएंगे, तो खींचा पाएगा क्या, आप लोग मोबाइल लेकर चल जाएगा फोटो, चल सूर्य तुम्हारा फोटो खींचेंगे, खींच पाइएगा क्या, नहीं खींच पाइएगा, तनी बढ़िया पोजीशन में खींच पाइएगा, नहीं पाए। तो उसको खींचने के लिए जो फोटोग्राफ का प्रयोग करते हैं, कैमरा का प्रयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। क्या बोलते हैं उसको, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। चलिए, फोनोमीटर, स्पेक्ट्रो होता है, स्पेक्ट्रो होता है, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। चलिए, फोनोमीटर, फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, इसको मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता को फोनोमीटर से। अस्फेग्नो, देखिए आधा को 100 होता है, अस्फेग्नो मैनोमीटर, अस्फेग्नो मैनोमीटर, इससे रक्तचाप यानी बीपी जो मापते हैं, डॉक्टर यहाँ जाते हैं फटाक से बांध देता होगा ऐसे नहीं, तो वो जो मशीन है ना, क्या होता है, एस्फेग्नो मैनोमीटर, ठीक है ना। अब बहुते नर्स को नहीं पूछने आता है, समझ, उसको पूछे कौन चीज है ये, तो बीपी मापने वाला मशीन नहीं बुझा रहा तो रहा, समझ रहे हैं, नाम नहीं पता है लेकिन माप रहा धरले से, समझ रहे हैं, एस्फेग्नो मैनोमीटर। चलिए, उसके बाद देखिएगा स्टेथोस्कोप, इसको क्या बोलते हैं, आला, ठीक है, गाँव घर में क्या बोलते हैं इसको, आला। तो ये हृदय की ध्वनि, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद क्रेस्कोग्राफ,
क्रेस्कोग्राफ का खोज किया था जेसी बोस, ये भारतीय थे, ठीक है ना। और इसमें क्या करते हैं, वृक्ष की वलय की संख्या गिनकर उसका उम्र पता कर लेते हैं। वृक्ष की वलय की संख्या, गांव घर में देखते होंगे कि जब पेड़ कटता है ना, तो बूढ़ा जो व्यक्ति होगा ना, वो रिंग होता है ना, साल बोलते हैं, साल, हाँ साल हुआ है इसमें, महंगा बिकेगा, समझ रहे। तो रिंग को गिन करके पता कर लेता है कि जो है ना पौधा जो आया है कि नहीं, बिकेगा महंगा, इसका पलंग बनेगा बढ़िया, है कि नहीं। तो वो वृक्ष का जो वलय की संख्या है उसको गिन करके उसके उम्र का पता लगाना क्या कहलाता है, क्रेस्कोग्राफ कहलाता है। क्लियर है। चलिए, रेन गेज, रेन मतलब वर्षा, तो इसका मतलब किसे मापेंगे, वर्षा को मापेंगे। चलिए, लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता सबको पता है। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने वाला यंत्र, जैसे कि आपको बोले थे अभी पता चलेगा, ये वाला में किसका था, ये आफ्ताब जो मार दिया था, 35 टुकड़ा में काट दिया था, कौन सी नाम था वो लड़की का, बोलियोगे, शारदा, नहीं नहीं नहीं, दूसरी कोई लड़की, छोड़िए कौन लड़की थी, मरने दीजिए, हम क्या करें उसमें। चलिए, तो याद रखिएगा वो जो आफ्ताब लड़का था ना, उसका पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा था कि झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, समझ रहे, झूठ भी बोल रहा है। तो वो जो होता है किससे होता है, पॉलीग्राफी टेस्ट, पॉलीग्राफ मशीन से, ठीक है ना। बैरोमीटर आपको पता ही है, वायु दाब को मापते हैं, और वायुमंडलीय दाब को बैरोग्राफ, एक ही चीज हुआ। चलिए, ईजी, देखिए यही फंसाया था हमको, ईजी, और इसे क्या मापते हैं, मस्तिष्क की जांच होती है ईजी से, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ, ठीक है। और ईसीजी का क्या था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है ना। बस चलिए साहब, इतना ही आज का। अच्छा, देख लेते हैं, विद्युत शक्ति की इकाई है, क्या होगा, क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा, आंसर वाट हो जाएगा, वाट हो जाएगा। आप देख रहे हैं इकाई यानी मात्रक, क्या को पूछ दिया, देख लिए ना, तो इसीलिए करके मात्रक को जरूर पढ़ के जाइए। चलिए साहब, बस आज भर इतना ही, बाकी